दोस्तों, चलताऊ भाषा में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, हेकड़ी निकालना। जी हाँ दोस्तों, कतर की भी हेकड़ी बहुत बढ़ गई है। आपको मालूम ही है किस प्रकार से उसने भारतीय सेलर्स को किस प्रकार से पकड़ के रखा है। पर दोस्तों, भारत भी अब कतर की हेकड़ी निकालने वाला है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत तगड़ा वाला। समझ लीजिए, कतर अब लाइन पर आने वाला है। जो उसकी दुखती नस है, भारत उसको पकड़ने वाला है। मोजाम्बिक में भारत $20 बिलियन का एक प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला है। उसके लिए पूरा गेम सेट हो चुका है, और उसके बाद कतर देश देश के द्वार घूमेगा। हमसे नेचुरल गैस खरीद लो, नेचुरल गैस खरीद लो, नहीं तो हमें वापस से हमारे पूर्वज की तरह ऊंट और बकरी चराना पड़ेगा। क्या हो रहा है, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कतर ना देखा हो मैप में। तो दोस्तों, बड़ा ही छोटा सा देश है। कितना बड़ा है आपको बता देता हूं। अगर मैं भारत से तुलना करूं तो ये भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक जो राज्य है, त्रिपुरा, करीबन करीब उतना ही बड़ा है। कतर का जो एरिया है 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है, और करीबन 10,500 स्क्वायर किलोमीटर आप अगर देखें तो त्रिपुरा का भी एरिया है। भारत के मैप में त्रिपुरा कितना छोटा सा एक राज्य है। वैसे जितना छोटा है उतना ही प्यारा है, ये आपको मैं बता देता हूं। कुछ उतना ही छोटा एक देश है कतर। आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई साहब, छोटे साइज से क्या होता है, उसकी इकोनॉमी को देखो। हाँ, उसकी इकोनॉमी भी आपको बता देता हूं। जीडीपी टर्म्स में केवल $200 बिलियन है, जो कि गुजरात के जीडीपी के करीबन करीब बराबर है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं छोटा पॉपुलेशन है, छोटा साइज है, उसके अनुसार बहुत बड़ी जीडीपी है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेचर पे कोई बहुत बड़ा जीडीपी नहीं है। इसके बावजूद भी कतर का एक शौक है, अगेन एक चलता हुआ शब्द या फिर देशज भाषा का इस्तेमाल करूंगा, चौधरी बनने का। जी हाँ दोस्तों, चौधरी बनने का उसे बड़ा शौक है। आपको याद होगा किस प्रकार से तालिबान वाले दौरान भी अफगान पीस टॉक्स को वो होस्ट किया करता था। तालिबान के लोग वहां बैठा करते थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता आया करते थे कतर में, और कतर के जो शेख हैं वो बैठ के अगुवाई में उनकी ये सब डिस्कशन हुआ करता था। अभी वापस से कुछ वैसा ही नेगोशिएशन हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, जो कि कतर करवा रहा है। दोस्तों, ये सारे असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं अपने देश में पनाह देता है, और फिर उन्हीं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके ग्लोबल स्टेज में आप अगर देखें तो चौधरी बनता है। आप कह सकते हैं ये काइंड ऑफ अमीर पाकिस्तान है। अब दोस्तों, आपको मालूम ही है किस प्रकार से उसने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड सेलर्स को डेथ पेनल्टी दे दिया है, और उसने बड़े स्मार्टली, बहुत ही स्मार्टली समय का इस्तेमाल किया, टाइम को पकड़ा। जब दुनिया उसके द्वार पर खड़ी है कतर के यहां कि भाई इजराइल और हमास को लेकर तुम कुछ समझौता करवा दो, उस वक्त जब दुनिया को उसकी जरूरत है, उस वक्त उसने इस प्रकार का सेंटेंस निकलवाया है। आप कहेंगे, भाई कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है। नहीं साहब, आप कतर की बात कर रहे हैं, वहां पे कोर्ट बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कतर में दोस्तों इतना ही रूल ऑफ लॉ है कि अब तक डेथ सेंटेंस की जो कॉपी है वो इंडिया को नहीं दी गई है। ये क्या रूल ऑफ लॉ है, आप समझ लीजिए, ये एक प्रकार का आर्म ट्विस्टिंग हो रहा है भारत के साथ। क्यों हो रहा है ऐसा आर्म ट्विस्टिंग, आपको बताता हूं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनका एक सपना है कि हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। भारत की बात कर रहा हूं, हम गैस बेस्ड इकोनॉमी लेकर के आएंगे। 15% ऑफ एनर्जी मिक्स बाय 2030 नेचुरल गैस का होगा। नीति आयोग में दोस्तों आपको बता देता हूं, जो अगर आप देखें तो इसके बारे में इसको कहा गया कि हालांकि दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। वीके सारस्वत नीति आयोग में थे उस वक्त, उन्होंने ही ये बात को उठाया कि भारत के पास कोल है, क्यों आप पश्चिमी देशों के बहकावे में आ रहे हैं और गैस गैस कर रहे हैं। मानते हैं गैस क्लीन है, गैस अगर रिलेटिवली अगर आप देखें तो पोल्यूशन कम होता है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ कोल है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि हम कोल इस्तेमाल करें, उसके बावजूद आप गैस गैस कर रहे हैं। गैस बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, हमारे पास गैस नहीं है। 15% ऑफ एनर्जी मिक्स गैस बनाओगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कुछ वैसा ही हो रहा है। इंडिया उसी रास्ते में जा रहा है। ये डिसीजन कितना सही कितना गलत कभी और के लिए रखते हैं, पर अभी मुद्दे पर रहते हैं।
तो यहां पर अगर आप देखें तो आज दुनिया में इंडिया 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस का इंपोर्टर है और ये बढ़ने वाला है क्योंकि हम गैस की खपत बढ़ा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट जापान करता है, फिर साउथ कोरिया, फिर चाइना और फिर इंडिया है और ये तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास तो नेचुरल गैस ज्यादा है नहीं, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जरा देखिए कतर की हैकड़ी आई कहां से है। 2015 का डेटा है, इंडिया जो टोटल गैस इंपोर्ट करता है उसमें 62% कतर से करता था। और जाहिर सी बात है अगर आप इतनी ज्यादा निर्भरता किसी पे कर लेंगे तो वो आपके हाथ मरोड़ना स्टार्ट कर देगा। कुछ वैसा ही है कतर। आज भी अगर आप देखें तो आधा जो भारत का एलएनजी इंपोर्ट है वो कतर से ही आता है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है कतर से अगर आप देखें तो 16.8 बिलियन डॉलर का है, उसमें से एलएनजी इंपोर्ट अकेला 8.32 बिलियन डॉलर का है जो करीबन 50% है, 49.5% टू बी प्रिसाइज। यानी कि हम सालाना 8 बिलियन डॉलर का नेचुरल गैस कतर से लाते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसकी जो खपत है वो और बढ़ने वाली है। हम इतने ही ज्यादा कतर पर निर्भर हो चुके हैं कि आप देखिए पेट्रोनेट भारत का एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो नेचुरल गैस से डील करता है। उसके सीईओ देखिए क्या बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कतर के साथ जो डिप्लोमेटिक रो इस वक्त चल रहा है वो हमारे एलएनजी इंपोर्ट की जो डील है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा हम निर्भर हो चुके हैं। हम कह रहे हैं हमारे 8 नेवी के अफसर और जवान वहां पे नेवी के एक्स अफसर और जवान वहां पर उन पर डेथ रो है, लेकिन हम हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई हमें एलएनजी भेज देना। आप समझ पा रहे हैं इनकी भी क्या मजबूरी रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बॉयकॉट करना चाहिए, देश की बात है, एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रिटिकल, उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। हम पूर्ण रूप से कतर पर निर्भर हो गए हैं। दोस्तों दुनिया में आज अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया और कतर हैं। कभी कतर ऊपर जाता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद यूएस है, रशिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है। तो अब यहां पर कतर से हम क्यों एलएनजी मंगवाते हैं? दोस्तों कारण बड़ा सिंपल है, कतर हमें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। सबसे पहले अगर आप एलएनजी की बात करें तो ये सेलर्स मार्केट बन चुका है। क्या मतलब हुआ? मतलब कि सेलर कमांड कर रहा है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ, कुछ ऐसी बात हो रही है। हुआ यूं है दोस्तों, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तब से अगर आप देखें तो रशिया का जो नेचुरल गैस है वैसे तो वो यूरोप की तरफ जाया करता था। आपको मालूम है नॉर्ड स्ट्रीम के साथ क्या हुआ। तो अब रशिया इसको डाइवर्ट करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक गैस इंपोर्ट्स के लिए बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एलएनजी टर्मिनल्स लगते हैं जो कि उसको डेवलप करना होगा बहुत तेजी से। अगर उसको तेजी से समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट करना है तो वो इस वक्त कतर के पास है, और रशिया का जो मार्केट है लगभग जो शेयर है वो खत्म हो चुका है। तो इस वक्त जो सेलर्स हैं वो रूल कर रहे हैं। तो कतर चाहे तो हमें दे, नहीं चाहे तो हमें ना दे। कतर इसके सिवा अगर आप देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है और इस वजह से उसकी सिग्निफिकेंट लेवरेज है। वो प्राइसिंग में काफी ज्यादा रियायत बरतता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके वजह से हमारे जो एलएनजी इंपोर्टर्स हैं जो फर्दर, जैसे पेट्रोनेट एलएनजी है जो एलएनजी मंगवाती है, वो अगर फर्दर जब एलएनजी का इस्तेमाल कर रही है तो वो भी लॉन्ग टर्म प्राइसिंग फिक्स हो जाती है। अब एलएनजी की दाम ऊपर जाए घटे, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी हो या गलत हो जाए, हमारे पास फिक्स हो जाता है कि हाँ इस कीमत पर एलएनजी कतर से आ जाएगा। और वेस्ट में ही है हमारे सारे के सारे मेजर एलएनजी टर्मिनल्स। अगर आप देखें भारत के तो वो भी भारत के पश्चिमी तट पर हैं, गुजरात जैसे हो गया, महाराष्ट्र में, इन सब में। वैसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटका वाले इलाके में यहां पर बहुत सारे एलएनजी टर्मिनल्स हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो कतर से बड़े सस्ते में और स्टेबल कीमत पर, लॉन्ग टर्म कीमत की स्टेबिलिटी के साथ हमें एलएनजी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कतर से एलएनजी लेके उस पर मेहरबानी कर रहे हैं। अभी क्या मार्केट है कि वो हम पर मेहरबानी कर रहा है हमें एलएनजी देके। अब दोस्तों इसको बदलने का समय आ चुका है। क्या हुआ है ये जरा न्यूज पढ़िए। ऑयल मिनिस्टर मोजाम्बिक अभी गए हुए हैं और वहां पे 20 बिलियन का एलएनजी प्रोजेक्ट है, उसको वापस से रिवाइव करने वाले हैं। दोस्तों ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है
अभी आपको समझ आएगा। दोस्तों मोजाम्बिक कहां है? अगर आप देखें ये अफ्रीका जैसा आप देख पा रहे हैं, दक्षिण में साउथ ईस्टर्न पार्ट में आप जरा जो हाईलाइटेड है उसको देखिए। अगर इसको नहीं देख पा रहे हैं तो जरा ये देखिए, अफ्रीका में आप देख सकते हैं कहां पे है मोजाम्बिक, कैपिटल इज मापुटो। देख रहे हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर के ठीक यहां पे अगर आप देखें तो मोजाम्बिक, ये क्या कहलाता है? मोजाम्बिक चैनल। तो यहां पर मौजूद है मोजाम्बिक, यानी आप देखें तो कहां है? इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट पर है। और इस मोजाम्बिक में जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वहीं पर आप अगर देखें तो ये ऑफशोर गैस ब्लॉक्स मौजूद हैं। अब इस प्रोजेक्ट को वापस से रिवाइव किया जा रहा है। इसमें दोस्तों टोटल एनर्जी, इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं। सबसे बड़ा पार्टनर है टोटल एनर्जी। इंडिविजुअली वैसे तो भारत सबसे बड़ा पार्टनर है, आपको बता देता हूं, लेकिन कंपनी वाइज अगर आप देखें तो टोटल एनर्जीज के पास इसका 26.5% स्टेक है। मोजाम्बिक की जो नेशनल ऑयल कंपनी है उसके पास 15% स्टेक है। जापान की मित्सुई के पास 20% स्टेक है। थाईलैंड की भी कंपनी है, 8.5% स्टेक है। और फिर भारत की 3 पीएसयूज हैं जिनके पास कलेक्टिवली 30% स्टेक है, जिसमें ओवीएल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ओवीएल इज ओएनजीसी विदेश, भारत पेट्रोल रिसोर्सेज है जो कि अगेन भारत पेट्रोलियम का ही सब्सिडरी है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे इंडिया क्यों नहीं एक इंडिविजुअल बड़ा कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हो, जिसमें क्या होता, ओवीएल, ओआईएल, भारत पेट्रोलियम मिलके एक अलग सब्सिडरी अपना बना लेते और इंडिविजुअली सबसे बड़े पार्टनर हो जाते। नहीं, जो सबसे बड़ा पार्टनर होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उसकी टेक्नोलॉजीज वगैरह उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो हम जानबूझ के चाहते हैं टोटल एनर्जीज करके रखे। हम इसमें पैसे लगा रहे हैं क्योंकि इसके पास वो टेक्नोलॉजी जरूर रही होगी जो हमारे पास डोमेस्टिकली नहीं रहा होगा, जिस वजह से हमने टोटल एनर्जीज को अगर आप देखें सबसे बड़ा पार्टनर बनाया है। अब दोस्तों जरा ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, सुनिए कितना बड़ा है ये प्रोजेक्ट। इसमें दोस्तों 12.88 मिलियन टन ऑफ एलएनजी पर ईयर निकलने वाला है। ये इसकी कैपेसिटी होने वाली है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड एलएनजी फैसिलिटी होने वाली है जो आज तक अप्रूव हुई है। दोस्तों हो सकता है आप 12.88 मिलियन टन ना समझें, तो अब समझिए भारत साल भर में जो टोटल एलएनजी इंपोर्ट करता है वो 20 मिलियन टन है, यानी उसका करीबन करीब आप समझ सकते हैं 60% अकेला ये प्रोजेक्ट जनरेट करने वाला है। अब जरा सोचिए इसमें अप्रोक्सीमेट यहां पे जो रिजर्व्स है, इस नेचुरल गैस का जो ब्लॉक आपको मैंने जो यहां पे दिखाया, इसमें जो टोटल रिजर्व्स हैं वो जरा सुनिए कितना है। वो टोटल रिजर्व्स अगर आप देखें तो दोस्तों दैट इज क्लोज टू 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी कि इस रेट से 12.88 मिलियन टन के रेट से अभी एलएनजी निकालेंगे तो 120 साल तक आप एलएनजी निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है विथ मोर इन्वेस्टमेंट ये नंबर और बढ़ेगा और कतर पर जो निर्भरता है एलएनजी की वो खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचिए आप क्या एडवांटेज होने वाला है भारत को। दोस्तों सबसे पहला लॉजिस्टिकल एडवांटेज क्या है? मोजाम्बिक अगर आप देखें तो इंडियन ओशन के पश्चिमी भाग में है और इंडिया के मेजॉरिटी एलएनजी टर्मिनल्स कहां हैं? इंडिया के भी वेस्टर्न भाग में है, वेस्ट कोस्ट में है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये शिप्स केवल 3 दिन में मोजाम्बिक से इंडिया में एलएनजी लेके आ जाएंगे और ये टू एंड फ्रो करते रहेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त एडवांटेज इंडिया के लिए लेकर के आ रहा है। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे इतना ही अच्छा प्रोजेक्ट था तो अब तक क्यों शंटेड था? दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2020 के आसपास से 2019 के आसपास से अप्रूव हो चुका है, लेकिन अटक गया था 2021 में। अगेन इसमें भी मैं कहता हूं ये कतर की ही शैतानी थी जो ये अटका था। क्या हुआ था दोस्तों, 2021 में इस्लामिक स्टेट से जो लिंक्ड मिलिटेंट्स थे उन्होंने जहां पे ये प्रोजेक्ट है उस टाउन में, जो टाउन का नाम है पाल्मा नाम है, काबो डेलगाडो प्रोविंस है मोजाम्बिक का नॉर्दर्न पार्ट में, उसी जगह पे जाके इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अटैक किया था। और उसके बाद जो टोटल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व थी उसने फोर्स मेज्योर क्लॉज को इन्वोक कर दिया था। फोर्स मेज्योर क्या होता है? कोई भी प्रोविजन होता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कि जो पार्टीज कहती हैं कि हम सस्पेंड कर सकते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट यदि कुछ ऐसा चीज हो जाए जो हमारे कंट्रोल में ना हो।
जैसे इस केस में इस्लामिक स्टेट का अटैक था। अब दोस्तों मैं इसमें कतर का हाथ क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तेजी से अब तक अगर यहां से एलएनजी निकलना शुरू हो गया होता तो कतर को आपको मालूम है कितना नुकसान होता। तो यहां पे कतर वॉज एट लॉस, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामिक स्टेट को फंड करता है कतर। कतर के जो रॉयल प्रिंस हैं वो लोग इसको डायरेक्टली फंड करते हैं। आप देख सकते हैं जर्मनी के डेवलपमेंट मिनिस्टर जर्ड म्यूलर ने साफ साफ कहा था कि इस्लामिक स्टेट टेरर मूवमेंट को कतर से फंडिंग होती है। ये दुनिया से छुपी बात नहीं है, आप अभी गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे न्यूज आएंगे कि किस प्रकार से कतर इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करता आया है। और वही इस्लामिक स्टेट उसी प्रोजेक्ट में, उसी टाउन में अटैक करता है जहां पे उसको नुकसान देने वाला प्रोजेक्ट आने वाला था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, दुनिया भी ये बात जरूर समझती होगी। अगर मैं अपनी इतनी सी बौद्धिक क्षमता रखने वाला व्यक्ति इस बात को समझ सकता हूं तो दुनिया भी, जो डिसीजन मेकर्स हैं, इसको जरूर समझते होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो तब ये प्रोजेक्ट शंट हो गया था। इस वक्त मोजाम्बिक में जो वायलेंस चल रहा है वो नॉर्थ में नहीं, अब साउथ में हो रहा है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट अब रिलेटिवली सेफ है और इंडिया अब अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है। कुछ महीने पहले की बात है, अप्रैल महीने में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी भी वहां पे गए थे एंड मेड इन इंडिया ट्रेन में वो सफर भी किए थे। और इस वक्त हरदीप सिंह पुरी जी वहां विजिट कर रहे हैं। किससे मिलके आए हैं? मोजाम्बिक में जो टोटल एनर्जीज के हेड हैं उनसे मिलके आए हैं। मोजाम्बिक के जो मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनसे मिलके आए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार ये प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो और कतर की जो हैकड़ी है वो हमेशा के लिए निकाल दी जाए। और उसके बाद कतर दुनिया को एलएनजी बेचना छोड़िए, वापस से द्वार द्वार भटके वो एलएनजी ले लो हमसे। जो सेलर्स मार्केट है वो बायर्स मार्केट में तब्दील हो जाए। ये हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें अपने मित्रों के साथ।